हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग घटना चक्र पॉलिटी देख रहे हैं जो RO 2025 में होना है 27 जुलाई को। उसके लिए आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटी में वो है हमारा संसद, और उस संसद में हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और जो उनके काम काज हैं ये सब देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। ऑप्शंस देखें, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, पारसी या फिर बौद्ध। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन, अर्थात एंग्लो इंडियंस या आंग्ल भारतीय। तो जो हमारे संविधान का एक आर्टिकल था अभी भी, मतलब देखें आर्टिकल 331, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको शक्ति थी कि वो 2 मेंबर्स को जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हों मनोनीत कर सकते थे लोकसभा में। लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ है तो याद रखिएगा 2019 में हुआ, और इसी के तहत जो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने की शक्ति थी वो समाप्त कर दी गई है। यानी कि अब एंग्लो इंडियंस का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कि जो हमारी लोकसभा है उसमें नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो SC/ST कम्युनिटी के लिए मतलब आरक्षण की व्यवस्था थी उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आप याद रखें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अब ये प्रावधान समाप्त हो चुका है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये जो व्याख्या है ये आपको हमारे मतलब कि टेलीग्राम चैनल में PDF वहाँ पे सेंड कर दी जाती है, वहाँ पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है, 540, 545, 550 या फिर 555। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है तो 550 हो गई है। पहले ये संख्या 552 हुआ करती थी जब एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था तब। लेकिन अब जब बताया अभी हमने ऊपर ना कि अब ये प्रावधान समाप्त हो चुका है 2019 से, तो अब जो संख्या है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 550। और अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं तो वो हो जाएगा हमारा 543। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो ये जो राजागा दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। A और R दोनों सत्य है, R A की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहे हैं A और R दोनों सत्य हैं किंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। A सही है किंतु R गलत है, A गलत है किंतु R सही है। तो देखिए सही उत्तर A वाला हो जाएगा कि कथन भी सही है और जो R है ना वो A की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। PDF में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगी, आप उसको डाउनलोड जरूर करके रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग संसद से जो पूछा गया है, यानी कि लोकसभा से जो पूछा गया है वो क्या है? कह रहे हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन ना वनडे एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेंगे। ऑप्शन देखें, मावलंकर, हुकुम सिंह, BD जत्ती या फिर VV गिरी। तो अब इतना घिसा पिटा सा क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये किसी से गलत होने वाला है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? A वाला हो जाएगा, यानी कि मावलंकर। ठीक है, तो आप देखिए कि जो हमारी पहली लोकसभा है ना उसके गठन के बाद इसकी जो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, तो लोकसभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई? 13 मई 1952 को। 15 मई 1952 को क्या हुआ था? 15 मई 1952 को जो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, जिन्हें GV मावलंकर कहा जाता है, वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। वे अपनी मृत्यु अर्थात जो उनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1956, उस टाइम पीरियड तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा चूंकि इतने टाइम तक समाप्त नहीं हुई थी तो उसका जो शेष कार्यकाल है वो किसके द्वारा संभाला गया था इनकी मृत्यु के बाद? तो M अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
और हाँ, ये लोकसभा का जो पहली बैठक है ये कब हुई थी, ये थोड़ा डेट याद रख लीजिएगा, 13 मई 1952 को जो है गठन हुआ है, 13 मई 1952 को जो है ये जो हमारी पहली लोकसभा की पहली बैठक है वो हुई थी। ठीक है, और आगे चल करके 15 मई 1952 अर्थात 2 दिन बाद जो हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर हैं वो चुन लिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये राज्यसभा से मतलब पूछा जा रहा है। तो संसद के बारे में मैंने आपको एक बात नहीं बताई, जो हमारी संसद है ना, जिसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 79 में किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी संसद है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए हैं, लोकसभा और राज्यसभा के क्वेश्चन मतलब आज कर रहे हैं। तो लोकसभा जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये हमारे आर्टिकल 81 में है, जबकि राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में है। लोकसभा जो है उसे निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो जानना चाहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, हमने देखा था लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों का मनोनयन किया जाता है, वही आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्यसभा में 10 सदस्य, तो 10 सदस्य नहीं है, राज्यसभा में 2 सदस्य नहीं, लोकसभा में 2 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में 15 सदस्य नहीं, राज्यसभा में 12 सदस्य, एकदम सही बात है। राष्ट्रपति जी के द्वारा ना राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और ये कहाँ पे प्रावधान किया गया है, तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 है ना, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, अर्थात किसके लिए कानून निर्माण की शक्ति जो है वो भारत की संसद को प्राप्त है, ये आपको बताना है। भारत का संघ, तो ये बात तो सही है, भारत संघ के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। भारत का जो संघ शासित प्रदेश या जो है डोमिनियन जो स्टेट है वो, तो ये भी है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी, उनके लिए भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। कह रहे हैं कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति, तो ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, अगर आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आपके पास नागरिकता भारत की है, तो आपके लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो हमारे संसद को प्राप्त है। उत्तर क्या हो जाएगा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए कहाँ से ये मतलब कि कहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है, तो संविधान का जो आर्टिकल 245 का क्लॉज 1 है ना, इसके तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। इसी अनुच्छेद का जो क्लॉज 2 है, इसके अनुसार संसद के द्वारा बनाई गई विधि इस आधार पर मतलब कि गलत नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य मतलब कि राज्य क्षेत्र, कितना अजीब सा है ना, राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। इसका तात्पर्य यह है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत राज्य के भीतर, अर्थात भारत का जो क्षेत्र है, जो उसकी सीमा है, उसके भीतर तो लागू होंगी ही, उनकी जो मतलब की संपत्तियां हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी संपत्तियों पर भी कानून लागू तो होगा ही, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारतीय नागरिक और वहाँ की जो संपत्ति है उस पर भी लागू होगी। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप भारत राज्य की मतलब राज्य के सीमा के भीतर हैं तभी संसद जो है वो कानून आप पे बना सकती, नहीं, आप भारत देश के नागरिक हैं, आप विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, आपके लिए कानून जो है वो संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। कुल मिला के ये बात है। और ये इतना जो कठिन शब्द है ना, इसको याद देख लीजिए भैया, राज्य क्षेत्रातीत। ठीक है, यानी कि राज्य क्षेत्र के बाहर की बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। ये क्वेश्चन मैंने हालांकि पहले भी बताया हुआ है जब उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे। तो लोकसभा, राज्य की विधानसभा या राज्यसभा या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो अब देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। तो देखिए जो भारत देश के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा के और ना तो राज्यसभा के कहीं के भी मेंबर नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये माना जाता है कि एक ऐसा सदन जिसके अध्यक्ष उस सदन के मेंबर नहीं होते, वो कौन सा है? वो है हमारे राज्यसभा। तो ये देखिए कहाँ पे प्रावधान किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, अर्थात आप राज्यसभा के मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम कितना एज आपका हो जाना चाहिए। ऑप्शन देखें, 25 वर्ष नहीं, 30 वर्ष नहीं, लेकिन हाँ 25 वर्ष ना, अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर मान्य है, ठीक है। 30 वर्ष, हाँ सही बात है, 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 30 वर्ष अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप समझ लीजिए कि आप राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य हो गए। 32 वर्ष तो नहीं होगा, 35 वर्ष आप देखिए कि जैसे राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो इनके लिए आपको जो है कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, अर्थात राज्यसभा के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और अगर आप लोकसभा के जो है सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम 25 वर्ष, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष, और अगर आप केवल वोट देना चाहते हैं तो कम से कम 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ उम्र वाला क्राइटेरिया है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि राज्यसभा का अध्यक्ष, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अभी हमने बताया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को मतलब कि कारण आर कहा गया है, और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए कर लेंगे। कह रहे हैं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बात तो ठीक है। दूसरा कारण कह रहे हैं कि इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये बात भी एकदम सही है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में दो चीजें प्रॉब्लम में आती है। एक तो पहले यही पता होना चाहिए कि दोनों कथन सत्य हैं या नहीं, या कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं। और अगर सपोज दैट दोनों कथन सत्य हो भी गए तो फिर आप बताइए कि क्या व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो इस वजह से पहले आप देखिए कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही बात है। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। और देख लीजिए, आरओ मेंस 2016 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए, आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो है, हाँ कभी कभी ना हमसे पूछ लेते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो भैया याद रखिएगा कि उनका कोई कार्यकाल नहीं होता। सॉरी फॉर दैट। देखिए, जो राज्यसभा है, अगर कोई उसको पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप याद रखिएगा कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हाँ, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा का आप देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो 5 वर्ष बाद दोबारा चुनाव होता है तो लोकसभा भंग हो जाती। लेकिन राज्यसभा के साथ इस तरह का काम नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो समय है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक पॉइंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन देखें, 100, 108, 110 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। और ये देखिए, जो इसके पहले आरओ का मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो हमारा 108 है ना, वो बताता है भैया कि अगर किसी कानून को बनाते समय राज्यसभा और लोकसभा में जो है मतलब कि तनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और उस संयुक्त अधिवेशन को बुलाए जाने का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है। एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन है, इसको बुलाने का जो काम है वो तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, तो वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, आई थिंक ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाना है, उत्तर हो जाना है हमारा 108। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि जो हमारा आर्टिकल 110 है, यानी कि अनुच्छेद 110, वो किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और इस वजह से भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अनुच्छेद 109 है ना, वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था कि अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है। तो भैया अनुच्छेद 108 हमने बता दिया, 110 आपको बताना है, 109 भी देख लीजिएगा, अभी हालांकि आने वाला भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेंगे।
कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर के बातचीत हो रही है। कह रहे हैं इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो केवल सूचना का अधिकार अधिनियम ही नहीं, कोई भी कानून आता है ना तो वो मतलब कि एक ही बार में ऐसे ही तुरंत मतलब कि एकदम अच्छे से काम नहीं करने लगता, कुछ ना कुछ लूप होल्स तो हर जगह रह ही जाते हैं। तो सेम सिचुएशन इनके साथ भी है। तो उत्तर देखिए, सही उत्तर का चुनाव करना है। वही घिसा पिटा सा ऑप्शन है कि आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कथन दोनों सत्य हैं कि नहीं है। तो इसको आप देख लीजिएगा, हम इसका उत्तर बताते हुए चलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर आप देखिए पहला वाला जो है हो जाएगा बी, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ये बात एकदम सही है। कह रहे हैं इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी मीलों तक का सफर मतलब तय करना है। तो ये बात भी सही है, लेकिन आप देखिए ये मतलब कि व्याख्या नहीं कर रहा है। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें एक वर्ड यूज करना होता है क्योंकि। तो आप खुद ही पढ़ करके देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, क्योंकि इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी मीलों का सफर तय करना है। तो ये देखिए अपने आप में ही ऊट पटांगा सा लग रहा है ना, तो इस वजह से आप देखिए कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है। तो ऑप्शन देखिए, अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के या राज्यसभा के अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग मिल करके संसद के अधिकारियों में शामिल हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाला। चलिए देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कि संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और ये कहाँ बातचीत हुई है, अनुच्छेद 89 में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कब जो है राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो हमने जब आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है ना, उसमें विषयों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी, कौन से ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कौन से ऐसे हैं जिनमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मतलब कानून बना सकती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जब ऐसे कानून बनाने के अधिकार जो राज्य सब मतलब कि जो राज्यों को प्राप्त है उन पे भी कानून मतलब केंद्र के द्वारा बनाया जा सकता है। तो कब वो परिस्थितियां आती हैं, कौन से अनुच्छेद में, उनके बारे में बताया गया है। यही क्वेश्चन कुल मिला के बना हुआ है। अनुच्छेद 249, 250, 252 या फिर 253। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, अंतर्राज्यीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 253। ठीक है, यानी कि जब भी अंतर्राज्यीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, तो ये प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो ये प्रावधान आप देखें कि अनुच्छेद 253 में किया गया है। इसके जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं ऑप्शन में वो सभी के सभी इसी से संबंधित है, तो इनको भी देख लीजिए। तो देखिए जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 249 है ना, ये हमें बताता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले जो मतलब कि मत देने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से एक ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्र के हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है, तो 249 भी इसी से रिलेटेड है। 250 देखिए कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मतलब संसद जो है वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे। 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए भी मतलब कानून बना सकती है। और जो अनुच्छेद 253 है उसके तहत हमने देखा कि जो अंतर्राज्यीय समझौते हैं इनके अनुपालन के लिए संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जब यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो अनुच्छेद 352 तब भी तो तब तो एकदम से सर्वे सर्वा हो जाती है, तब तो वो राज्य सूची के मतलब कि विषय पे कानून बना ही सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मतलब कि सारे के सारे आर्टिकल्स इसी से रिलेटेड है। 249, 250, 52, 53, 54 मतलब 252, 53। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन देखें, कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो
देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी कि अनुच्छेद जो हमारा 110 है ना, अभी हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन, तो यही है वो अनुच्छेद 110। फिर भी आप कमेंट जरूर करिएगा कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार धन विधेयक में कर से संबंधित उपबंध शामिल हैं, उधार लेने से संबंधित उपबंध भी शामिल हैं, संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध भी शामिल हैं, लेकिन जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित जो उपबंध हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, 14 दिनों का ही भैया उनको समय मिलता है। तो संविधान का अनुच्छेद 109 का जो क्लॉज 1 है, इसके अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्यसभा में उसको नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद 14 दिनों के भीतर, यानी कि लोकसभा में जब धन विधेयक पारित हो गया तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास केवल और केवल 14 दिन का समय होता है कि भैया आप बताओ पारित करना है या नहीं। हालांकि उनके पास कोई पावर्स नहीं होती है, लेकिन 14 दिन के लिए उनके पास एज अ फॉर्मेलिटी भेज दिया जाता है। और अगर कहीं सपोज दैट 14 दिन में उन्होंने भेजा नहीं, वापस नहीं किया ना, तो फिर क्या होगा, फिर लोकसभा को लगेगा कि भैया वो मान गए हैं, राजी खुशी हैं, हम लोगों को इस प्रस्ताव को पारित कर ही देना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 दिनों तक ही रोक सकती है। और हाँ सपोज दैट मतलब ये कर क्या सकते हैं, तो ये मतलब कि उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए लौटाने का मतलब है कि उसमें इनको लगता है कि भैया कुछ चीज़ें हैं ये आप संशोधन कर सकते हैं, तो वो ये संशोधन वगैरह करने की बात लिख करके उन्हें दे सकते हैं। अब लोकसभा जो है ना वो बाध्य नहीं है कि उनके द्वारा जो भी बातें की गई हैं उसको वो माने या ना माने। तो कुल मिला के नगण्य शक्ति प्राप्त है, एक फॉर्मेलिटी अकेले है कि आपके पास भेजा जाएगा कि आप दर्शन कर लो बस। लेकिन 14 दिन का जो टाइम है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे हैं कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो वित्त विधेयक वाली बात है ना, यहाँ पे हिंदी में ये वित्त विधेयक दिया गया था, जबकि अंग्रेजी में ये मनी बिल दिया गया था। ठीक है, मनी बिल, तो मनी बिल जो है उसको ही देखिए। कह रहे हैं कि वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त विधेयक का मतलब मनी बिल की बात हो रही है, तो ये बात तो गलत है। संसद के किसी भी सदन में बिल्कुल नहीं, लोकसभा में नहीं, तो बिल्कुल नहीं, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, एकदम सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, यानी कि जो मनी बिल है वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में केवल और केवल 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। अगर 14 दिनों के भीतर उन्होंने वापस नहीं किया तो मान लिया जाता है कि वहां से ये पारित हो चुका है। ठीक है, ये देखिए संविधान में जो अनुच्छेद 109 है इसमें क्या दिया गया है, जिसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, तो यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में। अनुच्छेद 109 का जो क्लॉज ए है इसमें क्या कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्यसभा में जो धन विधेयक है उसको नहीं लाया जाएगा। धन विधेयक जो है ना वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिए। कभी हमें होता है ना कि अगर क्वेश्चन में केवल लिखा है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये गलत ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। धन विधेयक के मामले में अगर केवल लोकसभा लिखा है तो एकदम सही स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और जो राष्ट्रपति हैं वो इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम करते हैं। तो ये देख लिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 118 का क्लॉज 4 है ना, इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संदर्भ में 118 का जो क्लॉज 3 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हों। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा, अर्थात सपोज दैट अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। ध्यान यही रखना है कि राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो किसी सदन के मेंबर होते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है अपर प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में संसद की जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। तो आपको ना कई सारी समितियों पढ़ने को मिलेंगी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। 2020 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, और उसमें टोटल मतलब कि सबसे बड़ी एक तो समिति है, दूसरा उसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और 30 मेंबर्स होते हैं। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या गया है, लोक लेखा समिति के बारे में। तो देख लेते हैं कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं।
भारत के राष्ट्रपति अक्सर ना हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, तो ये कन्फ्यूज़न बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति नहीं होती है। प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, तो भैया 22 मेंबर्स होते हैं, 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं। तो इन सबको भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये जो समिति है भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है इसके आधार पर नियंत्रण रखने का काम करती है। तो ये CAG की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर नियंत्रण रखने का काम करती है लोक लेखा समिति। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं। अभी हमने देखा कि 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं, तो ये देखिए ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। 7 राज्यसभा से और टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम लोग बहुत जल्दी पॉलिटी बस 2-3 वीडियोस और आएंगे, बाकी पॉलिटी जो भी RO में पूछी गई वो सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपको पूरा कंपाइल करके दे देंगे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एक वीडियो में सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।